हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारी जो सीरीज चल रही थी क्राउन ऑब्जेक्टिव का आधुनिक भारत का इतिहास, उससे संबंधित आज गवर्नर जनरल और वायसराय का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में पार्ट 1 अपलोड किया गया है, उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे। वहाँ पर बंगाल और जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये सभी चैप्टर किए गए हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक लिंक दिए गए हैं, वो ज्वाइन कर लेंगे। चलिए आज बात करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय की, जो ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर नंबर 4। पहला प्रश्न है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? सहायक संधि सर्वप्रथम शुरू किया था लॉर्ड वेलेजली द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? कुशासन का बहाना लेकर के हटाए गए शासक में शामिल था अवध का। ऑप्शन ए। तीसरा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 55 को स्वरूप दिया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। चौथा, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी। पांचवा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनमें सही आंसर है केवल 2। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था। 6. ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का उसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करनी थी। ऑप्शन नंबर डी। 7वां, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। भारतीय शासन में ब्रिटिश शासन को जो राज्य विलय किया गया था वो सर्वप्रथम सतारा को, उसके बाद संबलपुर, फिर झांसी को विलय किया गया था। सही आंसर है 321, ऑप्शन नंबर सी। 8वां, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में कार्यान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है 9th नंबर, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित करने का अधिकार 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा में थी। 10 नंबर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे वारेन हेस्टिंग को। 11, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप धाराशाही हुआ था, उस समय भारत में ब्रिटिश पताका लहराया गया था
लॉर्ड वेलेजली द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 12 लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? प्रथम शिकार हुआ था सतारा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद संबलपुर, फिर झांसी, तब करौली। 13 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाने वाला अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड कैनिंग। 14 महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त की गई थी सन 1858 ईस्वी में। 15 किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हत्या किए गए वायसराय थे लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी। 16 निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कथन ए है जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। बी है ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। इनमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो है ये गलत है, शेष सभी सही है। 17 ओंगल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। ओंगल नेपाल युद्ध सर्वप्रथम हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। 18 अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ किस गवर्नर के समय में? अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न लॉर्ड एलनबरो के समय में हुई थी। 19 अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। अग्र नीति यानी फॉरवर्ड नीति को अपनाने वाला गवर्नर जनरल था लीटन, लॉर्ड लीटन। 20 कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ओंगल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय ओंगल मराठा युद्ध। इनमें सही सुमेलित है नहीं है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय ओंगल मराठा युद्ध के समय। शेष सभी ऑप्शन सही है। 22 नंबर सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। सिंध पर ब्रिटिशों का कब्जा सन 1843 ईस्वी में की गई। 23 नंबर निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? भारत में दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो। 24 कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? सबसे लंबी अवधि तक भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। 25 इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। 26 सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा।
27 तृतीय ओंगल मराठा युद्ध संबंधित है। तीसरा ओंगल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुई थी। 28 निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ये था जेम्स ऑट्रम। अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट में विलय के समय जेम्स ऑट्रम था। 29 निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड ब्लेजली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इनमें सही है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। से सभी ऑप्शन गलत है। 30 नंबर भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में भारत में सशक्त किए गए थे लॉर्ड रिपन द्वारा। 31 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में है और सूची 2 रॉबर्ट क्लाइव का संबंध था बंगाल में दोहरा शासन। रॉबर्ट क्लाइव का संबंध बंगाल में दोहरा शासन से लॉर्ड बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पर प्रतिबंध हटाना और लॉर्ड कर्जन बंग विभाजन। यानी 3, 4, 1, 2 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 32 भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के बीच समय बिछाया गया था। लॉर्ड डलहौजी को भारत का रेल डाक तार का जनक कहा जाता है। 33 निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैध शासन प्रणाली को बंगाल में समाप्त करने वाला वॉरेन हेस्टिंग्स था। 34 नंबर सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो गवर्नर रहे 1819 से 1826 ईस्वी के बीच। 35 निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। इनमें सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। ये गलत है। शेष लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, ब्लेजली सहायक संधि और कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। 36 किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि में के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासक को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? इनमें सही आंसर है लॉर्ड रिपन के समय। 37 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ से लॉर्ड डलहौजी की बात करें, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन के समय बंगाल का स्वायत्त शासन और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। इनमें सही आंसर हो जाएंगे 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए। 38 भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? प्रथम रेल नगर का निर्माण लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में हुई थी, तत्कालीन बम्बई। 39 निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाए जाने वाला
गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। 40 तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य को प्रशासन में ले लिया था? अवध राज्य को तथाकथित कुशासन के आधार पर प्रशासन में लेने वाला गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। 41 स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। 42 निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। 43 भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। 44 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधा सिविल सेवा कॉन्वेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारतीय सिविल सेवा की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। 45 निम्न में से सहायक संधि सर्वप्रथम स्वीकार किसने किया था? यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर है, मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा, ठीक है। पीडीएफ बनाने में ब्लर हो गई है। 45 नंबर है, निम्न में से सहायक संधि सर्वप्रथम स्वीकार किसने किया था? ऑप्शन देखें, हैदराबाद के निजाम ने, हैदराबाद के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, या मैसूर के शासक ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद के निजाम ने। 46 भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, पहला, महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों को भारतीय से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तीसरा है, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया था। इनमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। 47 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? इनमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलय, ये सुमेलित है। शेष सभी लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, लॉर्ड ब्लेजली स्थायी बंदोबस्त नहीं, लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध, ये सभी गलत है। 48 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। उपरोक्त की पदावधियों का सही कालक्रम लगानी है। सही कालक्रम के अनुसार अगर देखें तो पहले लॉर्ड कर्जन, फिर चेम्सफोर्ड, फिर हार्डिंग, फिर इरविन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 49 ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? ये 1911 में की गई थी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, 1911-12 के काल में। 50 ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? ठगों का दमन या ठगी प्रथा के लिए कैप्टन स्लीमन संबंधित है। 51 भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई? पहली रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में शुरू की गई थी। 52 पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवासी को सर्वप्रथम समाप्त किया गया था 1817 ईस्वी में।
53 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय की गई थी। 54 लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। 55 निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। 56 नंबर किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? भारत में पहली रेल यात्रा प्रारंभ करने वाली कंपनी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे थी। 57 अधोलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? 1849 ईस्वी सतारा का विलय, 1848 पंजाब का विलय, 1856 अवध का विलय या 1855 झांसी का विलय? इनमें सही सुमेलित है 1856 में अवध का विलय। 58 प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? स्मारक संरक्षण एक्ट पारित करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। 59 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? बेसिन की संधि अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के समय 1802 ईस्वी में हुई थी। 60 विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सर्वप्रथम सती प्रथा को 1829 ईस्वी में समाप्त की गई थी। राजा राम मोहन के प्रयास से 1828 में से प्रयास शुरू हुई और 1829 में बंद किया गया। 61 ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार प्रमुख रूप से लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। 62 निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ ओंगर मैसूर युद्ध या सर जॉन शोर तृतीय ओंगल मराठा युद्ध? इनमें सही है लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी टीपू सुल्तान के साथ और टीपू सुल्तान इसमें मारे गए थे। 63 भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? कर्जन के प्रकाशन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 64 लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। पहला मराठा सरदार जिसने ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था पेशवा बाजीराव द्वितीय। 65 इनमें से किस वर्ष बंगाल के 2 दासों के निर्यात को रोक दिया था? दासों के निर्यात को रोकने वाला वर्ष 1789 ईस्वी। 66 फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी किसके द्वारा? फूट डालो और राज करो का राजनीति लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई थी। 67 निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोट से पता कीजिए। 67 का सही आंसर है पहला हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, फिर अवध और सिंधिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 68 सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि शुरू की गई थी लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। 69 लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में सर्वप्रथम की गई थी कुप्रशासन के कारण। 70
इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल की? लॉर्ड मिंटो द्वारा। 71 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन या इल्वर्टविल रिपन। इनमें सही सुमेलित नहीं है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन, ये गलत है। शेष सभी पिट्स इंडिया एक्ट, हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी और इल्वर्टविल रिपन के समय संबंधित है। 72 निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़े हुए शासक था जॉन लॉरेंस। 73 सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक था हैदराबाद के निजाम। 74 ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में सन 1856 ईस्वी में की गई थी। 75 भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। प्रथम जनगणना भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। 76 सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ सही चूक का सिद्धांत या हड़प नीति सर्वप्रथम अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी सही आंसर है 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, इस प्रकार से कुल लगभग 76 प्रश्न थे जो कंप्लीट हुए चैप्टर नंबर 4 में। साथ ही हम लोग चैप्टर नंबर 5 भी देखेंगे जिसमें कि कुल 20 से 25 प्रश्न है, उसे भी इसी चैप्टर में इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसका पहला प्रश्न देखेंगे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? स्थायी भू राजस्व व्यवस्था भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का मुख्य कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। तीसरा, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की थी? रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। चौथा है, ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित थी दक्षिण भारत में। पांचवा, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज नाम से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेज की संगठक थी? देखिए तो लंदन की इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने होने में लाई जाने वाली निधि, या भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने से अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। 3 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, इंडिया ऑफिस के लिए और अंग्रेज कर्मचारी के लिए। छठा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। 7वां, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था?
भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त थे, यानी सभी। 8वां, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। इनमें सही आंसर है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। 9, शब्द इंपीरियर प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। इंपीरियर प्रेफरेंस का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासत के लिए प्रयोग की जाती है। 10वां, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। 10वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में। 11, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक दादा भाई नौरोजी। 12, किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह कथन था कार्ल मार्क्स की। 13, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं होने का मुख्य कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। 14, असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? असम चाय कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में की गई थी। 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि? इनमें से सभी कथन को अगर देखें तो सही आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। 16, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। सर टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। 17, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तमरारी बंदोबस्त सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। 18, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारण के रूप में जोड़कर देखा जाता है? इनमें उपयुक्त सभी सही है, सभी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 19, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे दिए गए कथनों में आती है। ड्रेन सिद्धांत का सही परिभाषा भारत के राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ऑप्शन नंबर बी। 20वां, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। आर्थिक दोहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 42, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका मुख्य कारण जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन नंबर बी। 22, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी के विश्वास नहीं करता था?
दादा भाई नेरोजी के ड्रेन थ्योरी पर विश्वास नहीं करने वाले सर सैयद अहमद खां थे। फ्रेंड्स, इस प्रकार ये चैप्टर नंबर 5 समाप्त हुआ। हम लोग देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास क्रॉन बुक से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही डेली अपडेट के लिए बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।